हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मई के सभी करंट अफेयर को। इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत ही मजा आएगा आप सभी को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 17 मई के करंट अफेयर का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मेडल टेली में? तो देखिए, पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए, मैंने आपको कुछ सेशंस पहले बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है बिहार में। कहां किया गया? बिहार में। अब जो मेडल टेली बनी यहां पर, उसमें पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 4 मई को यह शुरू हुआ था और 15 मई को इसे खत्म किया गया, इसका समापन किया गया। बिहार में इसका आयोजन किया गया था। मेडल टेली में महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल जीतकर मेडल टेली में पहला स्थान प्राप्त किया है। यहां पर मैं आपको टॉप 3 स्टेट बता देता हूं मेडल टेली के। तो महाराष्ट्र 158 मेडल, 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड पर है हरियाणा 117 मेडल के साथ, और थर्ड पर है राजस्थान 60 मेडल के साथ। तो टॉप 3 याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। वैसे आप टॉप 2 भी याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि तीसरी रैंक नॉर्मली नहीं पूछी जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड को आप यहां पर याद रखिए। आयोजन कहां पर? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का तो आयोजन किया गया बिहार में। बिहार में इसका मैस्कॉट था गज सिम्हा, नाम दिया गया था इसे। लोगों में बिहार राज्य के मैप पर जो ऑरेंज और ग्रीन कलर को यूज किया गया और कुछ चीजों को वहां पर हाईलाइट किया गया बिहार के मैप में, जैसे महाबोधि ट्री को, नालंदा यूनिवर्सिटी, पीपल के वृक्ष को, स्पैरो पक्षी को, जो गंगेटिक डॉल्फिन है उसके चित्र को दिखाया गया था, मधुबनी पेंटिंग जो कि जीआई टैग प्राप्त है बिहार में, और छठ पूजा जो कि बिहार में बहुत ही फेमस है। इन सभी को बिहार के मैप पर ऑरेंज और ग्रीन कलर में दिखाया गया था लोगों के तौर पर। अब 2025 में तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए बिहार में। इसके पहले 2024 में इनका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में, और तब भी मेडल टेली में पहले स्थान पर महाराष्ट्र ही था। सेकंड पर उस वक्त तमिलनाडु था और थर्ड पर था हरियाणा। और अब पहले स्थान पर हो गया महाराष्ट्र, सेकंड पर हो गया हरियाणा और तीसरे पर हो गया राजस्थान। तो 2 साल के मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे रिसेंटली आप जो लेटेस्ट गेम्स हुए हैं उनको याद रखिए, उनकी मेडल टेली को याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में जो युवा हैं उनमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस स्पोर्ट्स कंपटीशन की शुरुआत की गई थी 2018 में। वैसे 2018 में जब इनको शुरू किया गया तब इन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, और यही अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाने जाते हैं। 2 कैटेगरीज में आयोजित किए जाते हैं, एक अंडर 17 जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, और एक अंडर 21 जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो खेलो इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की एक प्रमुख पहल है, 2018 में शुरू की गई थी। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी, मतलब अलग अलग खेलो इंडिया आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स समझ में आ गया, 2018 में शुरुआत की गई थी। एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। 2020 में इनकी शुरुआत की गई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में शुरू किए गए, और फाइनली खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू किए गए 2023 में। अभी जो आयोजित किए गए वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। बिहार में मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया, जिसे खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो एक प्राइज की यहां पर बात की गई है, वर्ल्ड फूड प्राइज। इस प्राइज की विशेषता है कि इसे नोबेल प्राइज फॉर फूड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर या फिर भोजन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किसे? वर्ल्ड फूड प्राइज को। और ये रिसेंटली दिया गया है डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। अगर हम डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया की बात करें तो ये ब्राजील की एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, जिनको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अच्छा, इनका जो योगदान है ना, एक्चुअल में आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड में जिसने फूड सिक्योरिटी के लिए काम किया हो, फूड को बढ़ाने में काम किया हो, है ना, भोजन की क्वालिटी सुधारने में काम किया हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम किया हो, तो ऐसे किसी भी साइंटिस्ट को या व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। अब यहां पर जब हम ब्राजीलियन साइंटिस्ट की बात करते हैं, मारियांगेला हंगरिया की बात करते हैं, तो इन्होंने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम किया और इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इन क्षेत्रों में इनके योगदान के लिए इन्हें दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। एक इंटरनेशनल अवार्ड है, पूरे वर्ल्ड में फूड क्वालिटी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी के लिए अगर किसी ने भी काम किया है, अवेलेबल करने के लिए, ऐसे किसी भी क्षेत्र में के इंप्रूवमेंट के लिए अगर किसी ने काम किया है तो उसे यह अवार्ड दिया जा सकता है। नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। हर साल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस अवार्ड को देती है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। हर साल ये अवार्ड देता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहली बार ये 1987 में एमएस स्वामीनाथन को दिया गया था। एमएस स्वामीनाथन को इंडिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन। 2024 में ये लास्ट ईयर केरी फाउलर यूएसए के हैं और जेफरी हॉटिन ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, इनको दिया गया। यहां पर मैंने आपको लिस्ट मेंशन की है कि इंडिया में किस किस ने जीता है। वैसे आप एक बार नजर डाल लीजिएगा। सबसे पहली बार जिनको मिला उनके बारे में पूछा जाएगा और ये बहुत फेमस भी हैं, एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जो कि अनाज या गेहूं उत्पादन से संबंधित थी इंडिया में। तो ये सारे नाम हैं, एक बार पॉज करके पढ़ लेना या फिर एप्लीकेशन पर जाकर पीडीएफ ले लो, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो इसका आयोजन किया गया भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई है ना। अभी हम जो कंडीशन देख रहे हैं ना वर्तमान की, वो ये ही हमको समझ में आ रहा है कि भाई चारों ओर से हमको दुश्मनों ने ही घेर रखा है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव के नाटक समय समय पर हम देखते ही हैं। चाइना तो हम जानते ही हैं क्या हाल है। इसके अलावा तुर्की, अजरबैजान, सब की सब मतलब डायरेक्ट हेल्प की है उन्होंने पाकिस्तान की। तो इस तरीके से देखिए अब जरूरी हो गया है कि इंडिया सारे मोर्चों पर अपने आप को पावरफुल करे, क्योंकि देखिए कभी हो सकता है इन फ्यूचर हमको 2 या 3 फ्रंट पर भी वॉर करनी पड़ सकती है। देखिए किसी भी कंडीशन हो सकता है, बहुत रेयर कंडीशन हो, लेकिन किसी भी कंडीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में आपको पता है कुछ समय पहले जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, उनका एक बयान आया था और उन्होंने बोला था कि हम पूर्वोत्तर भारत को काट सकते हैं चिकन नेक को कब्जाने के बाद। तो जो चिकन नेक का एरिया ना पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है इस एरिया को, यहां पर तीस्ता प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ने आयोजित की है बांग्लादेश को जवाब देने के लिए कि भैया मतलब कोई भी एरा गिरा आके क्या के मतलब कोई भी आके उठ के इंडिया को अलग करने की बात करता है, इंडिया के मतलब ये क्षेत्र हम कब्जा लेंगे, वो क्षेत्र हम कब्जा लेंगे। तो इंडिया ने यहाँ पर डायरेक्ट जवाब दिया है कि भाई अभी हम हैं, है ना। इंडियन आर्मी ने कहा है कि अभी हम हैं, हमारे होते हुए तो भूल जाओ अभी तुम। तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा तीस्ता प्रहार नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए अगर हम कंडीशन देखें तो हमारी जो मिलिट्री है ना, इन्होंने यहाँ पर टैंक वगैरह, क्योंकि ये जो इलाका जो देखते हैं ना हम, ये थोड़ा दलदली इलाका है, मतलब नदियों का क्षेत्र है, दलदली इलाका है, तो यहाँ पर टैंक वगैरह को थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। यहाँ पर देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर हम चिकन नेक की बात करते हैं तो ये 60 किलोमीटर लंबा और करीब 22 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको यही कॉरिडोर जोड़ता है। अगर आप मैप देखेंगे ना तो देखो ये इधर से बांग्लादेश आ गया, इधर से नेपाल आ गया। अब आपको केवल ये इतना ही एरिया दिख रहा है और यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है।
अगर आप ये मैप देखेंगे ना तो आपको एक चिकन की एक गर्दन जैसा दिखाई देगा, इधर आप इसका एक मुंह मान लो और एक गर्दन मान लो, तो बस ये इतना ही एरिया है, आप समझो बाकी भारत से ये जुड़ा हुआ है हमारा पूर्वोत्तर का राज्य। तो बांग्लादेश ने यही कहा था मोहम्मद यूनुस ने कि भैया इस क्षेत्र को अगर काट दें तो ये हमारा हो सकता है, ये कहना है बांग्लादेश का। तो हमारी आर्मी ने यहीं पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है और प्रॉपर जवाब दिया है बांग्लादेश को। अब मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया गया तीस्ता प्रहार। अब यहां पर समझिए आंसर ले लिया है ना हमने, तीस्ता प्रहार पश्चिम बंगाल। अब देखिए जो नाम रखा गया वो तीस्ता नदी के नाम पर रखा गया है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, चुंगतांग सिक्किम का एक क्षेत्र है, वहां से इसका ओरिजिन होता है और ये आगे चलकर पश्चिम बंगाल में आती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र है ना वहां पर बहती है और फिर वेस्ट बंगाल में बहती है और फिर जाती है बांग्लादेश में और फाइनली बांग्लादेश में ये जमुना नदी से मिल जाती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता रिवर, इसी के नाम पर तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल राज्य में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। ओके, तो समझ में आ गया होगा आई होप। नदी की लेंथ है 414 किलोमीटर, तीस्ता नदी 305 किलोमीटर ये इंडिया में बहती है और बांग्लादेश में 109 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया के अगर हम अदर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक संप्रीति हमको दिखता है, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। सिलिनेक्स का आयोजन किया जाता है इंडिया और श्रीलंका के मध्य में। सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित की जाती है इंडिया और नेपाल के मध्य में। हैंड इन हैंड है ना, आज फंबल काफी आ रहे, हैंड इन हैंड ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और चाइना के मध्य में आयोजित की जाती थी, अब ये काफी समय से बंद है क्योंकि हमारे विवाद चलते रहते हैं तो ये बंद है। इम्बेक्स की बात करें तो इंडिया और म्यांमार के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये अदर एक्सरसाइज से दूसरे पड़ोसी देशों के साथ याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, पॉज करके एक बार देख लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं एक बार फिर से कि एनटीपीसी एग्जाम की आपकी डेट आ गई है। 5 जून से आपकी एग्जाम है, 23 जून तक पहला फेज चलेगा। अब यहां पर देखिए एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आप सभी को पता है कि आपका 100 मार्क का पेपर होने वाला है जिसमें 40 क्वेश्चन आपको आएंगे जीएस के, 30-30 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है। अब यहां पर देखिए अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है तो आप टेस्ट मॉक टेस्ट लगाइए, जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना है तो आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एनटीपीसी का ये कंप्लीट पैकेज है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी के लिए। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए देखिए 15-20 दिन बचे, अब इसमें तो नया पढ़ने जा नहीं पाओगे, तो आप इस कंप्लीट पैकेज को ज्वाइन कीजिए। ई बुक है आपके लिए, शॉर्ट में आपको सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको मदद करेगा। इसके अलावा देखिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर आज सुबह से आप सभी को 7 या 8 बजे से टॉप 20 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे जीएस के। हर वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन होंगे जीएस के, है ना। 20 वीडियो आपके लिए लगातार हर रोज आने वाले हैं। यहां पर आपके जीएस के अकेले 800 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो वो वीडियो को स्किप मत करना, उसको भी देखिए। 800 क्वेश्चन जीएस में जब आपके तैयार होंगे ना तो ये 40 क्वेश्चन आपको वहीं से कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। उसकी पीडीएफ, उसका जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको एनटीपीसी के कंप्लीट पैकेज में मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, उसका मॉक टेस्ट भी आप लगा पाएंगे। और वीडियो को जरूर देखिएगा मॉर्निंग में, आपको आज से वो मिलने लगेगा कंटिन्यू 20 दिन तक। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कीजिए। इसके अलावा देखिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी के लिए, स्पेशली जो एसएससी के स्टूडेंट है। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए तो ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन जो एसएससी और सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपकी रोज प्रैक्टिस भी होगी, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, डेली स्टडी प्लान दिया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा आने वाले 60 से 90 दिनों में, और आपका एक प्रॉपर तैयार होगा
एग्जाम को फाइट करने के लिए पूरा कैलकुलेशन आपका यहां पर तैयार होगा, ठीक है, और आप इजीली एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तब तक, हर साल 16 मई को सिक्किम अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। भारत में सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यहां पर हम सिक्किम की बात कर रहे हैं। आपको पता है 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस था, कल। सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, एक ऑटोनॉमी थी, भारत से अलग था। पर 36 अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1975 में और सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में एक नए राज्य को जगह दी गई, नए राज्य को शामिल किया गया और इंडियन यूनियन या यूनियन ऑफ इंडिया में इसको जोड़ा गया, भारतीय संघ में इसको जगह दी गई। सिक्किम का अगर हम इतिहास देखते हैं कि सिक्किम का इतिहास कैसा रहा, तो देखिए यहां पर एक साम्राज्य ने बहुत लंबे समय तक पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शासन किया है। नामग्याल चोग्याल राजवंश है ना, पूर्वोत्तर का एक राजवंश है। सिक्किम में इनका राज्य देखने को मिला है 1642 से लेकर 1975 तक। हालांकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, तब 1835 में इन्होंने सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को जीता और सिक्किम को एक संरक्षित राज्य घोषित किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन वहां पर भी आंशिक रूप से शासन चोग्याल राजवंश का ही चलता रहा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसके बाद सिक्किम को भारत का एक संरक्षित राज्य घोषित किया गया। हम संरक्षण करते थे। 1950 में एक और ट्रीटी होती है इंडिया और सिक्किम के मध्य में, और यह डिसाइड किया जाता है कि ये एक ऑटोनॉमी तो रहेगी लेकिन इसके फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस इंडियन गवर्नमेंट हैंडल करेगी, जैसे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के मामले में हम करते थे। तो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस का काम हमने देखा काफी समय तक, लेकिन आगे चलकर 1970 तक आते आते जो सिक्किम की जनता थी ना, वो वहां के चोग्याल राजवंश से त्रस्त हो गई और वहां पर आजादी की मांग उठने लगी। ऐसी कंडीशन में 1970 में भारत ने सिक्किम को संभाला। 1974 तक आते आते काफी पॉलिटिकल रिफॉर्म इंडिया ने लागू किए और फाइनली 1974 में वहां पर इलेक्शन भी इंडिया के सहयोग से हुए और वहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना 1974 में। इसमें क्या हुआ कि चोग्याल राजवंश की शक्ति बहुत सीमित हो गई क्योंकि लोग वैसे भी विरोध में थे। फिर आगे चलकर 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया गया कि क्या आप भारत के साथ मिलना चाहते हैं क्या। ऑलमोस्ट 97.5% जनता ने भारत के पक्ष में वोट किया कि हमको भारत में मिलना है। उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट ने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आई और इसके माध्यम से 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अमेरिका, चाइना काफी विरोध भी किया इन्होंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारी पॉलिसी बहुत स्ट्रांग थी और सिक्किम हमारे साथ बना रहा और आज भी सिक्किम भारत में है और अब तो पूर्ण राज्य तो बात खत्म हो जाती है। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, है ना। तो इसी का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ओम प्रकाश माथुर यहां पर गवर्नर के पद पर हैं। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम में विधानसभा की सीटें हैं 32, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और लोकसभा की सीटें देखने को मिलती है 1। राज्यसभा और लोकसभा की 1-1 सीटें हैं सिक्किम में। ये रहा, ठीक है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल मनाया जाता है इस डे को 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई। पहले क्या था ना, ये दोनों दिन 17 मई को अलग अलग मनाए जाते थे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे अलग मनाया जाता था और वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे अलग मनाया जाता था। लेकिन आगे चलकर 2006 में दोनों को मर्ज किया गया और 2006 से हर साल 17 मई को यह दिन मनाया जाने लगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है?
इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना, पूरे वर्ल्ड को अवेयर करना वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का मुख्य उद्देश्य है। 2025 में वाई जेंडर इक्विलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की थीम है 2025 में। तो कब मनाया जाता है? 17 मई को। आगे आ जाएं। एनएसओ की पहली मासिक पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो देखिए, एनएसओ का एक डेटा आया है, पहली बार इसने मंथली रिपोर्ट निकाली है बेरोजगारी या रोजगार की, है ना, पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब इसके अकॉर्डिंग भारत में अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो यह वर्तमान में 5.1% है। आंसर सी हो जाएगा। डिटेल जानेंगे, एक एक फैक्ट को हम समझते हैं। पहली बार मासिक रिपोर्ट आई है। अभी तक क्या होता था? क्वार्टरली रिपोर्ट आती थी या फिर एनुअल रिपोर्ट आती थी, जिसमें बताया जाता था कि भैया देश में रोजगार का क्या परसेंटेज है, बेरोजगारी का क्या परसेंटेज है। लेकिन पहली बार अप्रैल मई के डेटा के आधार पर, मतलब 1 मंथ के डेटा के आधार पर रिपोर्ट को निकाला गया और यहां पर बेरोजगारी दर दर्ज की गई है 5.1%। ठीक है। सर्वे क्या कहता है, यह कौन निकालता है? तो सर्वे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का डेटा देता है या इसके बारे में बताता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत एक ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये निकालता है इस सर्वे को। पहले क्वार्टरली और ईयरली निकाला जाता था, अब इसकी शुरुआत की गई है मंथली। अब इसमें जो रिपोर्ट किया गया, सबसे पहली बार यह सर्वे शुरू हुआ था 2017 में। अब 2025 के अप्रैल मई मंथ का जो 1 मंथ का डेटा है उसमें बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर इंडिया में 5.1% है। अगर हम पुरुषों में बेरोजगारी देखें तो 5.2% और महिलाओं में ये 5% है। यहां पर अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, श्रम बल भागीदारी दर, सर ये क्या होता है? तो समझो, क्या होता है कि जो काम करने लायक जनसंख्या है, कितने से कितने साल में होगी? 15 से लेकर 65 साल तक रिटायरमेंट की एज। ये काम करने लायक लोगों में से जो काम कर सकते हैं, ठीक है, उनमें से कितने लोगों के पास रोजगार है, पहली चीज, और कितने रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन सभी को जब हम टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से निकालते हैं तो वो होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और ये है वर्तमान में 55.6%। अब आप ये समझिए, इसमें वो लोग भी आ गए जो कि काम की तलाश में। लेकिन अगर हम इनको निकाल दें, काम की तलाश वालों को, है ना, काम करने लायक जनसंख्या में से, तो फिर हमारे पास बचेगा वर्कर पॉपुलेशन रेशो, और ये है हमारे पास 52.8%। तो ये डेटा दिया गया है सर्वे में, है ना। एनएसओ की अगर हम बात करते हैं, जो कि डेटा निकालता है, ये सर्वे निकालता है, तो भारत में सांख्यिकी प्रबंधन के लिए काम करना, कलेक्शन का काम करना, डेटा कलेक्शन मेथड को बनाने के लिए ये एक नेशनल एजेंसी है जो कि पूरे देश में काम करती है। 2019 में इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मिलाकर बनाया गया था, और अब एनएसओ के रूप में यह काम करती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री आपको शुरुआत में ही बता दी, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत या इसके अंतर्गत एनएसओ काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें याद रखना। आगे आते हैं हम। अच्छा, अदर कौन कौन सी रिपोर्ट एनएसओ जारी करता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जारी करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी करता है, इकोनॉमिक सेंसस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को जारी करता है, और एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट को भी एनएसओ ही जारी करता है। सरस्वती पुष्करालु उत्सव कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? ये एक फेस्टिवल है,
भारत में पता है जहां पर त्रिवेणी संगम होगा, मतलब 3 नदियों का संगम, वहां पर इसे बनाया जाता है, इस फेस्टिवल को। और ये मनाया जाता है 12 साल में एक बार, सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल। अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशन को ध्यान से समझो, मैं क्या बता रहा हूं। देखिए ये जो फेस्टिवल है ना, ये 15 से लेकर 23 मई तक मनाया जा रहा है। कहां पर? जहां पर 3 नदियों का संगम हो। अब वैसे ये हर साल भी मनाया जाता है सर, अभी तो आप बोल रहे हो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि 12 नदियां यहां पर इंक्लूड की जाती है हो, और हर एक नदी के नाम पर पुष्करालू उत्सव मनाया जाता है। अभी मनाया जा रहा है सरस्वती पुष्करालू उत्सव, सरस्वती नदी के नाम पर। तो ये 12 साल में हो गया। अगले साल किसी और नदी के नाम पर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल गंगा पुष्करालू उत्सव, फिर वो भी 12 साल में एक बार रिपीट होगा। फिर नर्मदा पुष्करालू उत्सव, ब्रह्मपुत्र पुष्करालू उत्सव, ऐसे 12 नदियों के नाम पर 12 पुष्करालू उत्सव हर साल आयोजित किए जाते हैं। तो एक नदी पर जो पुष्करालू उत्सव है वो 12 साल में रिपीट होगा। तो सरस्वती पुष्करालू उत्सव मनाया जा रहा है 2025 में। इसके पहले यह बनाया गया था 2013 में, 12 साल पहले, सरस्वती नदी के नाम पर, है ना। या तो इसको पुष्करालू कहा जाता है या फिर पुष्करम फेस्टिवल कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में। भारत की 12 पवित्र नदियों के लिए हर साल इसे किसी एक नदी के नाम पर मनाया जाता है। अब सरस्वती नदी का जो 12 साल में आता है ना, उस दिन बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश होता है 12 साल में एक बार। और जब भी ये 12 साल में घटना होगी उस वक्त सरस्वती पुष्करालू उत्सव मनाया जाता है। अब बृहस्पति ग्रह हर एक एक साल में एक एक राशि में जाता है, 12 राशियों में जाता है, तो अलग अलग नदियों का पुष्करालू या पुष्करम उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, भारत में 2 जगह पर कहां मनाया जा रहा है? तो एक तो त्रिवेणी संगम कहां पर है? प्रयागराज, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, जो कि अभी विलुप्त भी मानते हैं या फिर गुप्त सरस्वती भी माना जाता है, जो दिखाई नहीं देती पर है। तो एक तो उसका संगम है। इसके अलावा एक कालेश्वरम जो कि तेलंगाना में है, यहां पर भी 3 नदियों का संगम होता है, सरस्वती, गोदावरी और प्राणहिता, ये वहां की सरस्वती है। तो ये 3 नदियों का संगम तो तेलंगाना में भी आयोजित किया जाता है पुष्करालू उत्सव। तो अभी जो है वो सरस्वती पुष्करालू उत्सव आयोजित किया गया, 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो ठीक है। हाल ही में WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप घोषित किया है? देखिए पोलियो प्रकोप की बात करते हैं, यहां पर कहां पर पोलियो वापस आ गया? WHO के अनुसार कहां पर पोलियो हमने मुक्त घोषित कर दिया था लेकिन वापस पलट के आ चुका है। तो पोलियो प्रकोप घोषित किया है, इसे कहा जाता है पोलियो आउटब्रेक। यह घोषित किया है WHO ने पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर में एक देश है, पापुआ न्यू गिनी। तो यहां पर हुआ यह कि ये पहले सन 2000 में WHO ने पोलियो फ्री घोषित कर दिया था पापुआ न्यू गिनी को, लेकिन 2018 में कुछ एकाध मामला आया था पोलियो का, पर पूरी तरीके से वो क्लियर नहीं था, तो उस वक्त पापुआ न्यू गिनी बच गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 2 बच्चों में पोलियो के मामले पाए गए पापुआ न्यू गिनी में। तो WHO ने बोला भाई कि क्या कर रहे हो, वैक्सीनेशन का काम शुरू करो, तेजी दिखाओ, नहीं तो ये फैल जाएगा। तो WHO ने क्या किया कि पोलियो प्रकोप घोषित किया है पापुआ न्यू गिनी में, कि भाई पोलियो यहां पर वापस आ गया है। पोलियो के बारे में आपको पता होना चाहिए, पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, पैरालिसिस के चांसेस भी इस बीमारी से बढ़ते हैं, है ना। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में नॉर्मली ये डिसीज देखने को मिलती है पोलियो। इसीलिए आपने देखा पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं 5 साल से कम के बच्चों को। जोनास साल्क ने 1952 में पहली पोलियो वैक्सीन खोजी थी, जोनास साल्क ने, ठीक है। तो ये है आविष्कारक पोलियो वैक्सीन के। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक देश है, प्रशांत महासागर में। पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की कैपिटल है। कीना यहाँ पर करेंसी के रूप में यूज की जाती है और प्राइम मिनिस्टर जेम्स है, जेम्स
मारापे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के रूप में वर्तमान में कार्यरत थे। इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, पोलियो के बारे में, अगर हम पोलियो से रिलेटेड इंडियन फैक्ट देखते हैं तो 2014 में हम भी पोलियो फ्री घोषित किए जा चुके। हमारे यहाँ पर भी पोलियो का कोई भी एक्टिव मामला बच्चों में नहीं है। भारत में पल्स पोलियो अभियान 2 अक्टूबर 1995 में चलाया गया था। पल्स पोलियो अभियान। पोलियो से बचने के लिए 2 वैक्सीन दी जाती है। इन्फेक्टेड पोलियो वायरस वैक्सीन दी जाती है आईपीवी, और एक ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है जो कि पिलाई जाती है। हमको हमारे यहाँ पर बच्चों को पोलियो पिलाई जाती है ना, इंजेक्शन से नहीं दी जाती। तो ये वैक्सीन हमारे यहाँ कार्यरत है। चलिए, 2025 एशियन चेस चैंपियनशिप में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सिल्वर मेडल जीता है? 2025 में एशियन चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया भारत के निहाल सरीन ने। भारत के चेस ग्रैंड मास्टर है निहाल सरीन। अच्छा, आयोजन कहां हुआ? तो एशियन चेस चैंपियनशिप 2025 में आयोजित की गई है अबू धाबी में। ठीक है, यहां पर इंडियन खिलाड़ी निहाल सरीन ने सिल्वर मेडल जीता एशियन चेस चैंपियनशिप में। इस प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल है वो ईरान के बर्दिया दानेश्वर ने जीता है, और एक विमेन कैटेगरी में जो कंपटीशन किया गया था उसमें गोल्ड चीन के सोंग युक्सिन ने जीता है। मेंस प्रतियोगिता का गोल्ड किसने जीता? ईरान के बर्दिया दानेश्वर। इसका सिल्वर इंडियन ने जीता निहाल सरीन, और जो विमेन कैटेगरी का गोल्ड है वो चीन की सोंग युक्सिन ने अपने नाम किया। एशिया के देशों के जो शतरंज प्लेयर है उनके मध्य में आयोजित किए जाने वाली चेस कंपटीशन है एशियन चेस चैंपियनशिप, है ना। इसे एशियन चेस फेडरेशन आयोजित करता है। यहां पर 2 मेन कैटेगरी होती है, एक होती है ओपन कैटेगरी। इसमें क्या होता है, मेन और वीमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है ना, वो ऊपर वाली कैटेगरी मेन और वीमेन दोनों की है, वो ओपन कैटेगरी है, ध्यान रखना। और दूसरी जो विमेन कैटेगरी है ना वो अलग ही होती है, और विमेन कैटेगरी में केवल महिलाएं पार्टिसिपेट करती। ओके, 2023 में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था इसके पहले एशियन चेस चैंपियनशिप को। इसमें विमेन कैटेगरी का जो गोल्ड है वो दिव्या देशमुख ने जीता था, इंडियन चेस प्लेयर। और ओपन कैटेगरी का जो गोल्ड है वो उज्बेकिस्तान के शमसुद्दीन वोखीदोव ने अपने नाम किया। मुझे नहीं लगता कि 2023 का आपसे पूछा जाएगा, तो आप तो 25 का याद रखो। निहाल सरीन ने जीता है सिल्वर मेडल, एशियन चेस चैंपियनशिप अबू धाबी में आयोजित की गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का। डोंगरिया कोंद जनजाति किस राज्य के नियामगिरी पर्वत में निवास करती है? तो डोंगरिया कोंद ट्राइब्स ये निवास करती है नियामगिरी पर्वतों पर, और ये पर्वत हमको देखने को मिलेंगे भारत के ओडिशा राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है जनजाति? तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, इसने ओडिशा के जो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव, उनको पत्र लिख के बोला है कि डोंगरिया कोंद ट्राइब का आप संरक्षण करो और इनके संबंध में आप रिपोर्ट हमको दो कि इनकी स्थिति कैसी है, और इन पर जो अत्याचार, कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि इन ट्राइब्स पर थोड़ा सा अत्याचार जैसा, मतलब इनको एक तो अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देते, और इसके अलावा अदर जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं डोंगरिया कोंद ट्राइब को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जंगल क्षेत्रों में ये रहती है। तो इसलिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने एक रिपोर्ट मांगी है ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी से कि भैया इनके संरक्षण के लिए आप जल्द से जल्द प्रयास करो, और आप क्या कर रहे हो इसके संबंध में हमको रिपोर्ट सौंपो, इनके संरक्षण के लिए आपने क्या प्रयास किए। तो डोंगरिया कोंद ट्राइब उड़ीसा की नियामगिरी पर्वतों पर निवास करती है। एक पीवीटीजीज में इनको शामिल किया गया है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजीज जो बहुत ज्यादा पिछड़े जनजाति समूह होते हैं उनमें इनको जगह दी गई है। इस ट्राइब की विशेषता है कि प्रकृति के साथ इनका स्पिरिचुअल रिलेशन देखने को मिलता है, वैसे सारी ट्राइब्स का देखने को मिलता है। हम खुद जो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को जितने ही मानते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव होते हैं।
सभी प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदियों को पूजना, वृक्षों को पूजना। तो इस तरीके से जो डोंगरिया कोंद ट्राइब है ये भी जो नेचर से कनेक्ट है और स्पिरिचुअल टाइज देखने को मिलता है, संबंध देखने को मिलता है नेचर के साथ। ये अपने लोक देवता की पूजा करते हैं जिन्हें नियाम राजा के नाम से जाना जाता है। इनके भगवान हैं, लोक देवता है। और ये जनजाति कुई लैंग्वेज बोलती है ओडिशा में। तो इनके संरक्षण के लिए चीफ सेक्रेटरी से, ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस जनजाति की एक और खासियत है कि लिखने की लिपि इस जनजाति में नहीं है। इन जनजाति में जो भी आगे वाली जनरेशन को इनको सर्कुलेट करना होता है वो कहानियों, गानों के माध्यम से, डांस के माध्यम से मौखिक तौर पर ही आगे भेजा जाता है। प्राचीन हिंदू रीति रिवाज में भी यही प्रथा रही है। जो शास्त्र ज्ञान वगैरह आए हैं वो इसी तरीके से मौखिक रूप से पीढ़ियों को आगे दिए गए और बाद में फिर उनको लिखा गया। तो ये जो जनजाति है वो भी लिखने की लिपि नहीं होती इनमें। आगे जनरेशन को अगर कुछ फॉरवर्ड करना है, कुछ देना है, तो फिर गानों, कहानियों के माध्यम से ये अपनी सभ्यता और परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो पीवीटीजीज क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है ना। वीक ट्राइबल्स को इनमें शामिल किया जाता है और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है। वर्तमान में भारत में 75 पीवीटीजीज देखने को मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर किसी भी जनजाति को इस ग्रुप में शामिल कर सकता है। तो ये सारे करंट अफेयर हो गए 17 मई के। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है नीरज चोपड़ा को, है ना, उपाधि नीरज चोपड़ा को। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधिक मामलों पर सलाह ले सकते हैं? तो आर्टिकल 143। इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर का आयोजन भारत के किस क्षेत्र में किया गया? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया मेहदी हसन मिराज को। शेरुल लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। वर्ष 2025 में लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया गया 16 मई को, लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2025 में कब मनाया गया? मनाया जाएगा तो 16 मई को। आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए? इसे लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। हाल ही में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? तो यह है काउंटर ड्रोन सिस्टम। जोस मुजिका जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट थे? तो ये उरुग्वे के पूर्व प्रेसिडेंट थे जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। तो यहां पर ये कल के सारे करंट अफेयर रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, है ना। नील नदी सबसे लंबी नदी है। पेड़ का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है या फोटोसिंथेसिस करता है? तो पेड़ में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में, ऑलमोस्ट 78% तक। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे तो देख लो, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। किस राजा ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, या खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? राजा की जगह किसने की है, ऐसा कर लेना। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा किस देश से ली गई है? और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करो। एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो एनटीपीसी का जो हमारा पैकेज है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ई बुक का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस देखना मत भूलना। एनटीपीसी के जो 20 वीडियो है आपके लिए, स्पेशली जीएस के 20 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको, 40 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको दिए जाएंगे। 800 क्वेश्चन आपके वहां से तैयार होंगे, इसलिए देखिएगा ध्यान से। और उसका मॉक टेस्ट आप एनटीपीसी के पैकेज में ज्वाइन कर सकते हैं।
कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।